स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहला खंड है, पहली संख्या दी है 140। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला खंड है 140। तो हमें 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड आपको पहले भी हम बता चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 140 को अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? 2। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे इसको। 2 से 14 में भाग करते हैं, 2 7 14, 2 0 0। फिर 2 से भाग चला जाएगा इसमें। 2 से 7 में भाग करेंगे, 2 3 6, बचा 1, 10 हो गया। 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान 5 आ रहा है। तो 5 से भाग करेंगे इसको, 5 7 35। और अब ये 7 से भाग जाएगा इसमें, 7 एकम 7। तो इस प्रकार 140 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं हमें 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आइए एक और खंड हल कर लेते हैं इसमें। चौथा खंड है हमारा, इसमें संख्या है 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें हम 5005 लिखेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है, तो ये 5 से इसमें भाग अवश्य जाएगा। तो 5 से भाग कर लेते हैं इसको हम। 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। अब हमारी संख्या प्राप्त होती है 1001। क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है तो ये 5 से भाग नहीं जाएगा इसमें, 2 से भाग भी नहीं जाएगा। 3 से भाग करके देखते हैं। 3 से भाग करने का नियम क्या है? यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो 1 0 0 और 1, इनको जोड़कर 2 आता है जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है। तो अतः यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अगली अभाज्य संख्या आती है हमारी 7। तो 7 से भाग करके देखते हैं इसको। 7 एकम 7, बचा 3, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 7 1 7 से कट जाएगा ये। 7 एकम 7, बचा 3, 0 तारा 30 हो गया। 7 चौक 28, बचा 2, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा। तो 7 दिया 21, यह आता है हमारा 143। अब किससे भाग जाएगा इसमें? 7 से भाग इसमें अब जाएगा नहीं, 7 दूनी 14, फिर 3 बच जाएगा शेष। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या हमारी आती है 11। 11 से भाग करके देख लेते हैं। 11 से भाग इसमें चला जाएगा, 11 एकम 11, शेष बचेगा 3, 3 के आगे 3 उतारा 33 हो गया। 11 दिया 33। अब 13 क्योंकि स्वयं अभाज्य संख्या है तो ये 13 से ही विभाजित होगी। 13 एकम 13। तो इस प्रकार 5005 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसी प्रकार अन्य खंडों को भी हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आइए अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो इसमें हम पहला खंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला खंड है। इसमें हमें संख्या दे रखी 26 और 91। 26 और 91, इनका हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर लेते हैं हम। 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले हम। 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6। 13 में 13 से भाग जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। इसी तरह 91 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसके इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से भाग करके देखते हैं, 3 3 9, 3 से भी नहीं जाएगा। तो 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 नहीं है। अब 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, 7 बचेगा 2, 1 उतारा 21 हो गया। 7 या 21, पुनः 13 से भाग करते हैं, 13 एकम 13। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं हम। 26 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं हमारे 7 गुणा 13। तो हम इसमें ध्यान रखते हैं कि जो समान गुणनखंड है उनको एक दूसरे के नीचे उतारेंगे और जो समान नहीं है उसको हम अलग उतारेंगे। इसमें अभाज्य गुणनखंड क्योंकि हमें लिखने होते हैं, एक नहीं लिखा था, परंतु एक को भी हम इसमें लिख लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आता है तो एक ही कॉमन आता है सब में। इसमें एक भी लिख लेते हैं सभी के गुणनखंडों में, हम इसमें भी एक लिख लेंगे। अब हम देखते हैं इनका HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है? जो समान गुणनखंड है दोनों संख्याओं में उनका गुणनफल कर लेंगे तो HCF ज्ञात हो जाएगा। तो HCF हमें प्राप्त होगा, समान गुणनखंड देखते हैं, 1 दोनों में समान है और 13 ये भी दोनों में समान है। तो HCF हो जाएगा 1 गुणा 13 अर्थात 13 एकम 13। अब LCM निकालते हैं। LCM में क्या करते हैं हम? जो गुणनखंड समान है उनको भी उतारते हैं और जो गुणनखंड समान नहीं है, जो बच गए हैं, उन्हें भी उतारेंगे। तो समान गुणनखंड 1 है, इसको उतारेंगे। ये गुणनखंड 2 समान नहीं था तो इसको भी उतारेंगे। 13 गुणनखंड समान है, 13 भी आएगा। और ये 7 गुणनखंड समान नहीं है तो ये 7 भी आएगा। ध्यान रहे, जो गुणनखंड समान है उसको एक ही बार उतारना है। जैसे यहाँ पर 13 को 2 बार नहीं उतारना है, एक ही बार उतारना है। अब इनकी गुणा कर लेते हैं हम। तो
2 गुणा 7 दूनी 14, 14 की 13 में गुणा करते हैं, 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18। इस प्रकार हमें एलसीएम प्राप्त होता है 182 और एचसीएफ प्राप्त होता है इनका 13। अब हमें इस नियम की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो हमने 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात किया था 13 और एलसीएम हमारा आया था 182। तो इस नियम का सत्यापन हम करके देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल देखते हैं पहले। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी है? 26 गुणा 91, 91 में 26 से हम गुणा करके देख लेते हैं। 6 एकम 6, 6 नंबर 54, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 4 2 6, 8 5 3 3 1 2, 2366 आ रहा है हमारा ये। अब एचसीएफ गुणा एलसीएम कर लेते हैं। एचसीएफ हमारा आया था 13 और एलसीएम आया था 182। तो गुणा कर लेते हैं। 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 104 और 2 106 की 6 हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों समान आ रहे हैं। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसी प्रकार इसके हम अन्य खंडों को भी हल कर लेंगे। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला खंड हम ले लेते हैं। तो पहले खंड में हमें 3 संख्याएं दी हैं, 12, 15 और 21। इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जैसे प्रश्न नंबर 2 में किया था वैसे इसमें भी करेंगे हम। 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, 2 से भाग करेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3। 15 के गुणनखंड करते हैं हम। इसमें 5 आ रहा है तो 5 से भाग कर लेंगे, 5 तिया 15, अभी 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3। 21 के गुणनखंड कर लेते हैं हम। 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 से भाग किया जाएगा, 7 एकम 7। इस प्रकार हमें 12 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 के गुणनखंड आते हैं 5 गुणा 3। तो 3 को 3 के नीचे उतारेंगे और 5 को अलग उतारेंगे क्योंकि ऊपर 5 का गुणनखंड नहीं आया था। 21 के गुणनखंड हमारे प्राप्त होते हैं 3 गुणा 7। तो 3 को 3 के नीचे उतारेंगे और 7 को हम अलग उतारेंगे। इनमें अभाज्य गुणनखंड एक नहीं है, एक को भी हम शामिल कर लेते हैं, हमने जैसे पहले बताया था। अब देखते हैं समान गुणनखंड कौन कौन सी है तीनों संख्याओं में। 1 है तीनों में समान और ये 3, ये तीनों में समान है। तो ऐसे अब हमें प्राप्त होगा 1 गुणा 3, यानी जो समान गुणनखंड है उनको उतार कर उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। 1 तिया 3, तो 3 एचसीएफ हमारा 3 प्राप्त होता है। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे आएगा? जो समान गुणनखंड है उनको भी उतारेंगे और जो समान नहीं है, जो बच गए हैं, उनको भी उतारा जाएगा। तो पहले 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 3 जो समान था ये भी आएगा। अब ये 5 आएगा जो समान नहीं है और ये 7 आएगा जो समान नहीं है। अब इन सब की हम गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 7 या 21, 21 की 20 में गुणा करते हैं, 21 दूनी 42, 420। तो इस प्रकार हमें एलसीएम प्राप्त होता है 420 और एचसीएफ आता है 3। इसका एक और खंड हल कर लेते हैं। दूसरा खंड है, इसमें हमें संख्या दे रखी 17, 23 और 29। इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? क्योंकि 17 खुद अभाज्य संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 1 गुणा 17। ध्यान रहे हमने इसमें 1 को भी लिखा है। 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 भी अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड होंगे 1 गुणा 23। 23 को अलग उतारेंगे क्योंकि हमने बताया था आपको कि समान गुणनखंडों को एक दूसरे की सीध में उतारते हैं। अब 29 के गुणनखंड करेंगे हम। 29 भी क्योंकि अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड भी प्राप्त होंगे हमें 1 गुणा 29। तो 29 को हम अलग उतारेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं में कोई भी गुणनखंड समान नहीं है सिवाय 1 के। इसीलिए हमने पहले बताया था कि 1 को भी हमें लिख लेना चाहिए अभाज्य गुणनखंडों में। तो यहाँ पर कॉमन गुणनखंड कौन सा है? 1। तो एचसीएफ हमें जो प्राप्त होगा कितना आएगा? 1, क्योंकि 1 ही कॉमन है तीनों संख्याओं में। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे आएगा? जो समान गुणनखंड है उनको भी उतारेंगे और जो समान नहीं है उनको भी उतारेंगे। तो 17 आएगा, इसमें यहाँ पर 23 भी आएगा और ये 29 भी आएगा। अब इन तीनों संख्याओं की हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होता है 11,339। तो इस प्रकार इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आता है 11,339 और एचसीएफ आता है 1। इसी प्रकार इसका हम तीसरा खंड भी हल कर लेंगे। आइए अब प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है,
कि दो संख्याओं 306 और 657 का HCF दिया है 9, तो इनका LCM हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं हम। तो इसके लिए हम ऊपर हमने प्रश्न नंबर 2 में एक नियम की सत्यता की जांच की थी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। इसी नियम का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें LCM ज्ञात करने के लिए। तो बाएं पक्ष में दो संख्याओं का गुणनफल है, तो दोनों संख्या में क्या क्या दिए हैं, 306 और 657। इधर हो जाएगा हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुणा 657 बराबर LCM हमें ज्ञात करना है, गुणा HCF हमें दिया हुआ है 9। इसको हम पलट करके लिख लेते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है इस समीकरण को, LCM गुणा 9 बराबर 306 गुणा 657। अब हमें क्या करना है, LCM का मान ज्ञात करना है। तो 9 को पक्षांतर करके दाएं पक्ष में ले जाएंगे। पक्षांतर का नियम हमने पढ़े हुए हैं, क्योंकि बाएं पक्ष में 9 से LCM में गुणा हो रहा है, तो जब 9 को पक्षांतर करके दाएं पक्ष में ले जाएगा तो 9 से इसमें दाएं पक्ष में भाग हो जाएगा। अतः LCM हमें प्राप्त होगा 306 गुणा 657 बटे 9। 9 से हम 306 को भाग कर लेते हैं, 9 तिया 27 बचा 3 और 6 तारा 36 हो गया, 9 चौके 36। तो LCM हमें प्राप्त होता है 34 गुणा 657। 34 से हम 657 को गुणा कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 22,338। इस प्रकार 306 और 657 का LCM हमें प्राप्त होगा 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अक्सर परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, तो इनको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, मान लिया इस स्थान से चलना शुरू करते हैं और इस दिशा में दोनों चलते हैं, क्योंकि इसमें पहला 18 मिनट में चक्कर लगाता है और दूसरा 12 मिनट में चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर 18 मिनट में और 12 मिनट में लगेगा। तो कितने समय बाद पुनः वो इसी स्थान पर मिलेंगे। तो वह जो समय होगा वह समय होगा जबकि दोनों जो है पूरे चक्कर लगा करके यहाँ पर पहुँचेंगे। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 18 से और 12 से पूरी विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या क्या होगी, वो 12 और 18 का LCM होगा। तो हमें 18 और 12 का LCM ज्ञात करना है। तो LCM को हम दूसरी जो भाग विधि है उससे हम ज्ञात कर लेते हैं, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो 12 लिखेंगे हम और 18 लेते हैं। अब हम अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से 12 को भाग करेंगे, 2 छक्का 12, 2 नम 18। अभी भी 2 से 6 कट जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 से 3 पूरा नहीं भाग जाता है, तो 9 पे पूरा भाग नहीं जाता है, तो 9 को हम ऐसे उतार लेंगे। अब 3 से भाग करेंगे, 3 कम 3, 3 तिया 9, पुनः 3 से भाग करेंगे 1 और 3 कम 3। जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक हम भाग करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा LCM आता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इस प्रकार वे दोनों 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट में पहला, क्योंकि 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो 2 चक्कर लगा चुका होगा, और दूसरा चूँकि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो 12 के 36, तो वह 3 चक्कर लगा करके पुनः उसी स्थान पर मिलेगा। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 1.2 पूर्ण होती है। इसके शेष प्रश्नों को आप कर सकते हैं।